नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं, यह आपको एसके झा सर के बुक से लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, साइंस और जीके जीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधु घाटी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा या सिंधु घाटी के लोग पशुपति अर्थात महादेव शिव की पूजा करते थे और इस सभ्यता से पर्याप्त शिवलिंग प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मोहरे पर योगी की आकृति बनी हुई है जो जटा बांधे हुए हैं और उस योगी के सर पे सर्फ फन फैले हुए हैं। योगी के पैर के पास बाघ, भैंसा, हिरन और बैल की आकृति है, जिसकी पहचान पशुपति भगवान शिव के रूप में की गई है। यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा और तुजु के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल एवं अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 1986 में मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश नियुक्ति के पश्चात 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रहते हैं और इसके पूर्व यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तारामंडल का नामकरण सर्वप्रथम अराटस नामक यूनानी ने किया और अपनी पुस्तक में 44 तारामंडल का उल्लेख किया और वर्तमान समय में तारामंडल का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ करता है और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साओ पोलो। साओ पोलो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है जो विश्व में आबादी के आधार पर 8वां बड़ा नगर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह डैश में स्थित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती नदी पर अवस्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में है और यह बस्तर जिला में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8 में कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा डैश में उपलब्ध नहीं है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा का तिरुवनंतपुरम में नहीं है और पर्यटक देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है और भारतीय रेल भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये के नोट जो है वह पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक ICICI जो एक विदेशी बैंक है और भारत सरकार ने ICICI को ही बैंक पोर्टल के लिए बैंकर के रूप में पेश किया है और ICICI बैंक भीम ऐप और UPI ऐप को कैशलेस भुगतान के लिए एनम पोर्टल पर इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अद्वितीय प्रयोगात्मक ओरोविल कहाँ स्थित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पुडुचेरी में स्थित है। अद्वितीय प्रेरणात्मक शहर, यहाँ पे शहर हो जाएगा अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविल कहाँ स्थित है, तो आपको पुडुचेरी में स्थित है। और ओरोविल स्वतंत्रता सेनानी एवं चिंतक अरविंद घोष का आश्रम है और 1954 तक पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है 12 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम डैश को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्तीय समावेश। 15 अगस्त 2014 को घोषित, लेकिन 28 अगस्त 2014 से जन धन योजना का शुभारंभ हुआ और यह माइक्रो वित्त या वित्तीय समावेश योजना का हिस्सा है। इस योजना के द्वारा सभी परिवार तक बैंकिंग शाखा को उपलब्ध कराते हुए गरीब लोगों को भी बैंकिंग का लाभ उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम, इसकी स्थापना 1920 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल भारत की वाणिज्यिक संघों का प्रतिनिधित्व संस्था है और वर्तमान समय में भारत की 1 लाख से अधिक कंपनी इसका सदस्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी का जीवनी के लेखक पुपुल जयकर नेहरू गांधी परिवार की मित्र थी और पुपुल जयकर को समाज सेवा के लिए 1967 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि PSLV से क्या अभिप्राय है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान 4 चरण वाला एक प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण यान है और इस यान से उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाएं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है और इस यान में द्रव प्रणोदक के साथ साथ ठोस प्रणोदक का भी इस्तेमाल होता है और इसका प्रथम सफल प्रक्षेपण 1974 में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए, बी और सी तीनों होगा। यानी कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर और प्रयुक्त बल, यानी कि यह तीनों पर ए, बी, सी तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि 17 में कह रहा है कि यहाँ पे द्रव होगा, मिसप्रिंट हो गया है। द्रव और गैसों में
ताप अंतरण का मुख्य कारण है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन है, और संवहन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जहां ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दर सबसे कम होती है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण की। गामा विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दर सबसे कम होता है, और गामा विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल भी सबसे कम होता है, और गामा विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होती है, और गामा किरण की खोज बेकुरल ने की। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े होते हैं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह समानांतर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमो की खोज की। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार में हो गया जब माइकल फैराडे ने विद्युत डायनेमो की खोज की और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक की खोज की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक का। बर्फ को पिघलाने के लिए नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, और सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। हीलियम को आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेषताएं हैं। ये सभी तत्व धातु हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी है, यानी कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्कली धातु यानी कि मेटल समूह, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिथियम, सोडियम और कैल्शियम, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, हाँ 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक हो जाती है, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। टेक्सोनोमी अर्थात वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है, और द्विनामपत्ति का श्रेय कैरोलस लिनियस को जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है, और मानव हृदय की समान धड़कन औसत 60 से 100 प्रति मिनट होता है, और एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में औसतन 16 से 18 बार सांस लेता है, और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि विश्वास और प्रथाओं का एक समूह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूजीनिक्स को। यूजीनिक्स विश्वास एवं प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकी के क्षेत्र में सुधार लाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें, यानी कि डैश एक सही मछली है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉग फिश। डॉग फिश एक सही मछली है। जेली फिश, कैटल फिश, तारा मछली के नाम मछली जैसे लगते हैं परंतु यह मत्स्य वर्ग में नहीं आते। आपको हिप्पो हैम्पस मछली वर्ग में आती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डॉग फिश जो है ये आपका एक सही मछली का नाम है और कैटल फिश, जेली फिश और सांप यह मछली नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोस्कोप। व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इंडोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोस्कोप का प्रयोग अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि कंप्यूटर में एसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक ओएस एक्स के सन्स, यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 32 में कह रहा है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएई। होप मार्स मिशन यूएई का पहला मंगल मिशन है। इस मंगलयान को फरवरी 2021 तक मंगल तक पहुंचना है और जब यूएई अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा, संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन जापान से लॉन्च हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया, यह आपका सत्य नहीं है। 15वें वित्त आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल 2025 तक होगा और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको श्री एन.के. सिंह को चुना गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त को। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे 2030 तक हरित रेलवे बनाने के मिशन मोड पर शून्य कार्बन उत्सर्जन दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का होगा विद्युतीकरण। रेलवे विद्युतीकरण लोकोमोटिव और ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के साथ जैव शौचालय बनाए जाने, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन को
प्राप्त करना है, यानी कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 में कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन एरा ऑफ क्लियरनेस, यानी कि 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में हुआ और मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 37 में कह रहा है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योशिहिदे सुगा। जापान में मुख्य सत्ताधारी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के योशिहिदे सुगा को 16 सितंबर 2020 को देश के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उन्होंने शिंजो आबे का स्थान लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसे हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड का अभियान का सेलिब्रेटरी एडवोकेट नियुक्त किया है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों की अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए 11 सितंबर 2020 को भारतीय फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परेश रावल को। सितंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अभिनेता और पूर्व भाजपा सांसद परेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुआ है, जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोमिनिक थिएम। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का आयोजन 31 अगस्त से 13 सितंबर तक न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में संपन्न हुई और ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीता है और जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेका को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब जीता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।